तो हम बात कर रहे थे कि जब किसी गैस को लिक्विड में घोलते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के टर्म में। अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स सॉल्युबिलिटी देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जब हम किसी गैस को लिक्विड में घोलते हैं तो उस पर असर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, ठीक है, कि भाई गैस का कैसा नेचर हो और सॉल्वेंट का कैसा नेचर हो सॉल्युबिलिटी के लिए, कि जब हम किसी गैस को सॉल्वेंट में घोल रहे हैं। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, देखो कुछ गैसेस वो होती हैं जो कि जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो कौन सी होती हैं? जो पोलर नेचर की होती हैं, जिनमें चार्जेस का सेपरेशन होता है। जैसे कि देखो अमोनिया, तो ऐसे अमोनिया को ऐसे मैं खोलकर ऐसे बनाऊँ तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, HCl है ना, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। पर कुछ गैसेस क्या हैं जिनमें चार्जेस का सेपरेशन नहीं होता। जैसे देखो हाइड्रोजन गैस है, तो एक जैसे एटम है, बराबर ताकत से खींचेंगे तो कोई यहाँ डेल्टा नेगेटिव, कोई यहाँ पर डाइपोल नहीं बनेगा। H2 है, O2 है, F2 है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी एक तरीके से कैसी हैं, और जितनी भी नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, तो ये सारी हमारी क्या होती हैं, ये तो कहलाती हैं इजीली लिक्विफिएबल गैसेस, मतलब जिनका पोलर नेचर होता है वो जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और ये कैसी होती हैं? नॉन पोलर गैसेस, इनको हम परमानेंट गैसेस भी कह देते हैं वैसे कई बार। तो जो हमारी पोलर गैसेस हैं वो तो जल्दी से घुल जाएंगी पानी में, क्योंकि पानी में कैसा होता है? पोलर। तो पोलर गैसेस तो पोलर सॉल्वेंट्स में जल्दी घुल जाएंगी, और जो नॉन पोलर गैसेस हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जल्दी घुल जाएंगी। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे बेंजीन है, टोल्यूइन है, अल्कोहल है। अल्कोहल वैसे मतलब उसमें पोलैरिटी भी होती है, ऐसी बात नहीं है, पर R ग्रुप अगर बढ़ता चला जाएगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट अगर ज़्यादा होगा तो वो फिर उसका नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम सिंपल कहें कि जो पोलर गैसेज हैं वो तो पोलर सॉल्वेंट्स में जल्दी घुल जाती हैं, जैसे कि पानी, और जो नॉन पोलर गैसेज हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जल्दी डिसॉल्व हो जाती हैं, जैसे बेंजीन, टोल्यूइन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था अबाउट द नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हम ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो जब हम किसी गैस को सॉल्वेंट में घोलते हैं और एक क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो ये प्रोसेस ना हमारी एक्सोथर्मिक होती है। टेम्परेचर का इफेक्ट हम देख रहे हैं, तो ये कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। और ध्यान करो उसमें 11th में हमने करा था कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है बेटा, उनका एक तरीके से जो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस का रेट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ली चैटलियर प्रिंसिपल से अगर हम देखें कि इक्विलिब्रियम हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा अगर रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये वहाँ तुम्हें जब डिटेल में बताया था, क्योंकि एक्सोथर्मिक में पहले से हीट निकल रही है, हम और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम और हीट की एक तरीके से वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल में ऑपोजिट इफेक्ट होता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है। तो कम कहाँ हो रहा है? जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक की तरफ। तो अगर इस डायरेक्शन में ये एक्सोथर्मिक है तो इस डायरेक्शन में कैसा होगा? एंडोथर्मिक। ठीक है, तो वो डिटेल नहीं लिखनी है, मतलब सिंपल कहना है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल वी कैन इजीली एक्सप्लेन कि एज डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस की घुलनशीलता पानी में कम हो जाती है। ठीक है, वैसे भी सिंपल कह सकते हो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कुछ गैस उड़ जाएगी तो फिर वो कम ही घुली रह जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है। ऐसे कई बार ना ये वन वर्ड के फिल अप द ब्लैंक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होती है। ठीक है, ध्यान। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। प्रेशर का इफेक्ट हम एक लॉ की हेल्प से करते हैं, दैट इज ए हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ को समझना है, ये अलग से भी आ जाता है, व्हाट इज हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, ऐसे करके आ जाता है। तो देखो अब हम हेनरी लॉ को करने जाने हैं। तो
तो वो हेनरी लॉ क्या कहता है? देखो बेटा, हेनरी लॉ ये कहता है, जैसे देखो ये एक बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल में देखो ये हमारा लिक्विड है, इसमें गैस घुली हुई है। अच्छा, ये जो सरफेस है हमारा लिक्विड, इसके ऊपर भी कुछ गैस इकट्ठी होती है, समझ लो बेटा। तो देखो हेनरी लॉ ये कहता है, जितना गैस का प्रेशर लिक्विड के सरफेस के ऊपर होगा, उतना ही गैस की मात्रा अंदर लिक्विड में घुली हुई हमें मिलेगी। समझ रहे हो? मतलब कि हायर द प्रेशर ऑफ गैस above the surface of liquid, more the solubility of gas in that liquid. जितनी ऊपर ज्यादा गैस होगी उतनी अंदर घुली गैस भी ज्यादा होगी। जितना अगर ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा उतनी ही अंदर घुली हुई गैस की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो दिस इज हेनरी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू हम फिक्स रखें तो higher the pressure of gas above the surface of liquid, more is the solubility of that gas in that liquid at a particular temperature. अरे बेटा बात समझ में? इसको मैथमेटिकली भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो दोनों तरीके से इसे इसको हम कह सकते हैं कि प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, और हम मोल फ्रैक्शन को प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीकों से कर रखा है नोट्स में भी, तो मैं तुम्हें इससे बता देती हूँ कि XA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तरीके से यहाँ पर हमारा क्या है कि प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है A एक तरीके से, ठीक है। तो XA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BA। तो कैपिटल की लेंगे, तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट पुट करेंगे TH, एंड दिस TH इज हेनरीज कांस्टेंट। तो हेनरी कांस्टेंट है, अलग गैस के लिए इसकी अलग वैल्यू होती है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा सिंपल क्या है हेनरी लॉ का मैथमेटिकल, ठीक है। तो यहाँ से हम KH की यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, मोल बटे मोल कट जाते हैं, तो KH इज इक्वल टू यहाँ 1/P हो जाएगा। तो इसमें KH की यूनिट क्या हो जाएंगी? एटमॉस्फेरिक इनवर्स हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये सिंपल है, क्योंकि भाई जितना मोल फ्रैक्शन गैस का अंदर ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा, जितना गैस का प्रेशर ऊपर सरफेस पर ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर कांस्टेंट पुट कर दिया, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट, जिसकी यूनिट इस फॉर्मूले के हिसाब से हम देखें तो एटमॉस्फेरिक इनवर्स। क्लियर बेटा? तो ये हेनरी लॉ था। अब हम इसमें कुछ देखेंगे कि कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ एक तरीके से तब ज़्यादा अच्छा एप्लीकेबल होता है कि अगर टेम्परेचर हमारा थोड़ा हाई हो और प्रेशर हमारा क्या हो, थोड़ा एक तरीके से लो हो, मतलब आइडियल गैस की जो कंडीशंस होती है ना, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को बहुत डाउन कर देंगे और प्रेशर बहुत बढ़ा देंगे तो फिर मतलब इतना हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता, इसलिए दोनों चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह जाती, ठीक है। तो प्रेशर अगर हमारा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, और टेम्परेचर अगर हमारा हाई है, तो हेनरी लॉ बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होता है कि बिल्कुल दोनों चीज़ें एकदम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। तो मतलब हमें टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा अगर हेनरी लॉ को अच्छे से एप्लीकेबल बनाना है। तो ये इसकी एक कमी है कि भाई हर टेम्परेचर और प्रेशर पर ये बहुत अच्छे से एप्लीकेबल नहीं होता। एक और इसकी क्या लिमिटेशन है कि हेनरी लॉ जब ही लगेगा जब गैस सॉल्वेंट के साथ ना तो कोई कंपाउंड फॉर्मेशन करे, मतलब अगर कोई सब्सटेंस में बदल गई, जैसे अमोनिया को जब हम पानी में डालते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर अमोनिया कन्वर्ट हो गया तो ऊपर अगर अमोनिया का प्रेशर हम कम भी कर देंगे ना, तो बना हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाहर नहीं निकलेगा। नहीं तो हेनरी लॉ तो ये कहता है प्रेशर ज़्यादा है तो घुली भी ज़्यादा है। जैसे ही ये ऊपर का प्रेशर कम होगा, ये हटेगी तो अंदर घुली हुई धड़ 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 निकलती चली जाएगी। पर अगर वो किसी कंपाउंड में बदल गई फिर बाहर नहीं निकलेगी। तो ये लॉ कब एप्लीकेबल है? जब कोई कंपाउंड फॉर्मेशन ना हो। अगर कंपाउंड फॉर्मेशन गैस और सॉल्वेंट की हो गई देन दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। और क्या है कि भाई जो हमारा गैस है पानी के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, ना तो कोई एसोसिएशन शो करे, मतलब ना तो जुड़ जाए जैसे कि जुड़ रही है, ना ही कोई डिसोसिएशन शो करे। और जैसे HCl को जब हम पानी में डालते हैं तो HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। तो आयंस में टूटने के बाद फिर अब वो बाहर नहीं निकलेगी, बेशक यहाँ ऊपर इकट्ठी HCl गैस का प्रेशर कितना कम हो जाए। समझ रहे हो?
यहाँ प्रेशर ज्यादा तो अंदर घुली ज्यादा, यहाँ से हट गई तो अंदर से भी निकलेगी, ये कहता है हेनरी लॉ को। पर अंदर जो आ गई अगर वो किसी और चीज में बदल गई फिर नहीं निकलेगी बाहर, फिर तो हेनरी लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि एक तो इसके लिए इसको अप्लाई करने के लिए हमें टेम्परेचर को हाई और प्रेशर को लो रखना पड़ता है, और ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो गैस है वो हमारा कोई सॉल्वेंट के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन शो ना करे, और ना ही उसमें कोई एसोसिएशन शो करे, ना ही कोई डिसोसिएशन शो करे। तो दिस इज लिमिटेशन, दीज आर द लिमिटेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हेनरी लॉ के अंदर ही कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन के साथ आ जाता है कि एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ की कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, इसको थोड़ा ब्रीफ में भी कर सकते हैं, मतलब मैंने थोड़ा सा नोट्स में डिटेल लिखी हुई है समझाने के लिए, याद करने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसे छोटे उसका भी मैं एक पिक भेज दूंगी ताकि लर्न करने के लिए तुम्हारा काम ज़्यादा ना पड़े, है ना, पर समझा तुम्हें यहाँ से अच्छे से जाएगा। तो एप्लीकेशन देखते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है, तुमने देखा है जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हो एकदम से नई नई आती है ना, तो एकदम से ऐसे बुलबुलों के साथ सारी गैस बाहर निकल कर आती है। तो उस फिनोमिनन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ कि वाई द गैस फिजेज आउट मतलब ऐसे करके बुलबुलों के फॉर्म में बाहर निकलती है, या वाई द गैस बबल्स आउट फ्रॉम द बॉटल ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक व्हेन दैट कोल्ड ड्रिंक बॉटल इज ओपन, जैसे हम उसको खोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है बेटा, तो उसको हम हेनरी लॉ से ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। देखो कि जब हमने गैस को इसमें घोला था, कोल्ड ड्रिंक में कुछ नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुली हुई होती है बस, और कुछ नहीं होती कोल्ड ड्रिंक, बस फ्लेवर ऐड करते हैं। तो अब जब बॉटल को बंद करा गया था तो ऊपर यहाँ बहुत सारी गैस भी इकट्ठी रखी थी, क्यों, ताकि अंदर भी गैस घुली हुई ज़्यादा रहे। हेनरी लॉ ये कहता है ना, ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो अंदर घुली हुई भी ज़्यादा होगी। पर जैसे ही बॉटल को खोलोगे तो ये जो ऊपर गैस का जो प्रेशर था, ऊपर ये जो गैस थी इकट्ठी, वो हट जाएगी, वो एकदम से उड़ेगी। जैसे ही गैस का प्रेशर यहाँ से कम होगा, गैस यहाँ से निकलेगी, तो अंदर जो घुली हुई गैस है वो भी एकदम से निकलने की कोशिश करेगी। तो वो जब निकलेगी तो लिक्विड को साथ लेते हुए ऐसे बुलबुलों की फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलेगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ। क्यों वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है, दैट कैन बी ऑल्सो इजीली एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, और दूसरी एप्लीकेशन इसकी क्या है कि जो हमारे शरीर के अंदर भी बेटा गैसेस का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का पूरी बॉडी में जितना भी जहाँ जहाँ आना जाना हो रहा है, ऑल कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ। देखो बेटा क्या होता है, जब हम गैस को इनहेल करते हैं, कौन सी गैस इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन, तो जो लंग्स होती हैं हमारी, लंग्स में क्या आ जाती है, ऑक्सीजन गैस आ जाती है। तो लंग्स के आसपास का जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं, उन सेल्स में होता है हीमोग्लोबिन। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, ब्लड में क्या होते हैं, RBC, रेड ब्लड सेल्स। इन रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, HP कह देते हैं उसको। ठीक है बेटा, ये HP क्या करता है, इसको अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। समझ रहे, मतलब वही बात है, अगर ऑक्सीजन की प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ ज्यादा है, लंग्स में, तो जब ऑक्सीजन का लंग्स में प्रेशर ज्यादा होगा तो वो ब्लड में घुल जल्दी जाएगी। घुलेगी कैसे, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेगी, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, जहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा। यही तो कहते हैं हेनरी लॉ, जब प्रेशर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर लंग्स में ज्यादा है, तो लंग्स के आसपास जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ब्लड फ्लो करके जाएगा हर एक सेल, हर एक मतलब अंदर हर कोशिका तक चलता चला जाएगा। तो जैसे ही ये सेल्स के पास जाएगा, अब सेल के वहां तो ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा थी तो यहाँ घुल गई, ब्लड में घुली हुई चलती चली। जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हुई, कहाँ कम हुई, सेल्स में जाकर कम हो गई, है ही नहीं ऑक्सीजन बिल्कुल भी। तो जैसे ही ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ तो घुलनशीलता भी खत्म हो जाएगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना था ये टूट जाएगा, ये टूटेगा और फिर से HB अलग हो जाएगा हमारा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। और इस ऑक्सीजन को कौन ले लेंगे, सेल्स ले लेंगे, क्योंकि समझ रहे बेटा, लंग्स के यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा था तो यहाँ घुल गई,
सेल्स में ऑक्सीजन का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, तो ये जो कॉम्प्लेक्स था वो टूट गया। समझ रहे हो, जहाँ ऑक्सीजन गैस जा रहा थी वहाँ घुलकर ये कॉम्प्लेक्स बन गया, पर जहाँ ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन थी नहीं तो वहाँ घुलनशीलता भी खत्म हो गई और ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा। टूट के ऑक्सीजन कौन ले लेंगे? सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, वो ले लेंगे, वहाँ वो खाने को जलाने का काम करेंगे, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो जब वो खाना जलेगा तो वहाँ बनी CO2 गैस। सेल्स में कौन सी गैस ज़्यादा है? CO2। अब जब इस गैस की यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये जो Hb फ्री हुआ था अब ये किसके साथ बन जाएगा? CO2 के साथ। क्यों बना CO2 के साथ? क्योंकि ऑक्सीजन तो हट गई तो सेल ने ले ली। अब भाई जिस गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा उसी गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। सेल्स में किस गैस की प्रेशर ज़्यादा है? CO2 का। तो यहाँ पर CO2 के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? सेल्स में। अब ये फिर ब्लड चला, ब्लड चल के जब लंग्स के पास आया तो यहाँ CO2 बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ उसका जब CO2 का प्रेशर खत्म हो गया तो CO2 की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। लंग्स के पास आकर ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा और ये क्या दे देगा? CO2, और जिसको कि हम क्या निकाल देंगे? बाहर निकाल देंगे। आई बेटा बात समझ में? तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन और CO2 का आना जाना, लंग्स से लेकर एक एक सेल तक जो हमारी ऑक्सीजन जा रही है, दैट कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ। कि लंग्स में CO2 ऑक्सीजन ज़्यादा थी तो लंग्स में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। लंग्स के पास जो ब्लड वेसल्स थी, समझ रहे हो, उसमें जो हीमोग्लोबिन था, सिंपल कि लंग्स के पास तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और सेल में जाकर वो कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा। वहाँ क्योंकि CO2 ज़्यादा है तो वहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वो जब लंग्स में पहुँचेगा तो वो वहाँ टूट जाएगा क्योंकि वहाँ CO2 का प्रेशर नहीं है। जिस गैस का जहाँ प्रेशर है वहाँ उसका कॉम्प्लेक्स हीमोग्लोबिन के साथ बनेगा। जहाँ जिस गैस का प्रेशर बिल्कुल नहीं है वहाँ वो कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा और उस गैस को वहीं छोड़ देगा। समझ में आ रही बेटा बात? तो इस तरीके से ऑक्सीजन और CO2 का फ्लो हमारी बॉडी में हेनरी लॉ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से ट्रांसफर होती हैं गैसेस हमारे बॉडी के अंदर, कैसे उनका सारा एक तरीके से मैकेनिज्म चलता है कि किस तरीके से कौन सी गैस कहाँ से कहाँ आ रही है, जा रही है। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है कि देखो क्या होता है कि जो सी डाइवर्स, जो गोताखोर होते हैं ना, वो जब हम ऐसे अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, ठीक है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर जाते हैं तो पहले क्या करते थे, उस ऑक्सीजन को थोड़ा डाइल्यूट करा जाता है। ऐसे प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे एयर में भी कोई प्योर तो नहीं है ऑक्सीजन, ठीक है? तो जैसे एयर में नाइट्रोजन है जैसे ज़्यादा, तो ऐसे ही पहले ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देते थे नाइट्रोजन के साथ और उन सिलेंडर्स को लेकर वो गोताखोर समुद्र के अंदर जाते थे। पर जैसे ही वो बाहर निकलते थे ना और सिलेंडर को हटाते थे, मास्क को हटाते थे, जैसे सिलेंडर से गैस आ रही होती तो एकदम से उनको इतना तेज दर्द होता था, कई बार बेहोशी भी छा जाती थी, इवन डेथ भी हो जाती थी। तो उस बीमारी को हमने एक तरीके से, उसका एक नाम था, उसको हम जैसे जो स्कूबा डाइविंग भी हम उसको कहते हैं। स्कूबा डाइविंग मतलब जो गोताखोर ऐसे सी के अंदर जाते हैं ऐसे कुछ चीज़ों को खोजबीन करने के लिए, ठीक है, उसको हम एक तरीके से, वो हमारा जो क्या कहते हैं, जब सी डाइवर्स हमारे अंदर जाते थे ना और अंदर जाके जब बाहर निकलते थे तो बाहर निकल के एकदम से उनको ना ऐसे बहुत तेज दर्द होता था और ऐसे एकदम बेहोशी से छाकर बेचैनी हो जाती थी और डेथ भी हो जाती थी। तो उस बीमारी को नाम, उसको हम बेंड्स भी कहते थे कि उसको बेंड्स आ गए, या उसको डीकम्प्रेशन सिकनेस भी कहते थे। तो उस बीमारी से वो सफ़र कर जाते थे, पर अब उस बीमारी को अब नहीं सफ़र करते हैं क्योंकि अब हमने गैस ही रिप्लेस कर दी। अब नाइट्रोजन के साथ नहीं करते डाइल्यूट, अब ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर्स में डाइल्यूट करा जाता है विद हीलियम। तो हीलियम के साथ उनको कोई इफेक्ट नहीं आता है, समझ रहे हो? तो क्यों नाइट्रोजन के साथ इफेक्ट आता था और हीलियम के साथ नहीं आता, तो उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हेनरी लॉ की हेल्प से। देखो बेटा क्या है कि जब सिलेंडर में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसकी परसेंटेज क्या है, बहुत ज़्यादा है बजाय कि जितनी नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, जबकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है। पर एयर तो बहुत बड़ी एक तरीके से जगह हो गई है ना, तो एयर में नाइट्रोजन जितनी भी है उसकी प्रेजेंस में हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और निकाल रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन की जो प्रेशर है वो कम है,
तो अंदर घुली हुई नाइट्रोजन भी कम है एज कम्पेयर टू जितनी नाइट्रोजन सिलेंडर में है। देखो सिलेंडर छोटी सी जगह से जब ले रहा है तो वो अगर कम नाइट्रोजन भी है तो उसकी परसेंटेज एज कम्पेयर टू एयर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब एयर से अगर इन केस थोड़ी बहुत आ रही है तो वो कुछ नहीं आ रही है, ना के बराबर है। पर जब सिलेंडर से ही कोई पर्सन ले रहा है ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन भी उसके अंदर चली गई, पर जैसे ही वो बाहर आता है तो नाइट्रोजन एकदम से तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि जब उसका प्रेशर कम हो गया तो उसकी घुलनशीलता भी कम हो जाएगी। तो जब नाइट्रोजन एकदम से ऐसे ब्लड वेसल से, सेल से, टिश्यू से निकलने की कोशिश करती है ना, तो उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो इतनी इजीली निकल नहीं पाती, फंस फंस के निकलती है, तो मतलब बहुत दिक्कत पर्सन को आने लग जाती है, उसको घुटन सी महसूस होती है। समझ रहे हो? पर हीलियम गैस के साथ ऐसा नहीं होता, उसका साइज कंपैरेटिवली उसके थोड़ा छोटा होता है, वो मतलब इतनी डिजोल्व भी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नोबल गैस है, तो वो बड़े आराम से बाहर निकल जाती है। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? तो हम उसको भी उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम नाइट्रोजन गैस को डिजोल्व करते थे तो प्रेशर उसका सिलेंडर में ज़्यादा हुआ तो एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करते, पर वो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल पाती उसके साइज के कारण। पर हीलियम गैस फिर भी आराम से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो इतनी फंसती नहीं है, तो और वो इजीली बाहर निकलेगी, तो वो भी हेनरी लॉ तो दोनों पर इक्वली एप्लीकेबल है। पर नाइट्रोजन गैस निकलने में बहुत एक तरीके से दर्द देती थी, और हीलियम गैस ऐसे कोई पेनफुल इफेक्ट्स पैदा नहीं करती है। तो हम स्कूबा डाइविंग में जो सिलेंडर्स में क्यों हमने हीलियम को नाइट्रोजन से रिप्लेस किया, दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ हेनरी। और एक और इसकी एप्लीकेशन होती है कि एक एनोक्सिया बीमारी हो जाती है उनको, जो बहुत ऐसे ऊंचाई पर जाते हैं पहाड़ों पर, तुम में से भी कभी कोई गया हो तो कई बार क्या होता है, उल्टी आने को हो जाती है, सिर चक्कर आने लग जाता है, ब्रेथलेसनेस हो जाने लग जाती है, मतलब सांस की ऐसे कमी सी महसूस होने लग जाती है। उसको भी हम हेनरी लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बेटा जैसे जैसे देखो हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता चला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाएगी, ऑक्सीजन जब हमें कम मिलेगी तो हम अंदर इनहेल भी कम कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो एयर में जब ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, तो हमें अंदर लेने के लिए मिलेगी भी कम। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें परेशानी होने लग जाती है। तो जो ऐसे ब्रेथलेसनेस, वॉमिटिंग की फीलिंग और घुटन सी महसूस जो होती है, तो ऊंचाई पर, हाइट पर जब होती है, तो उस बीमारी को हम एनोक्सिया कहते हैं। कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ हेनरी।